अब ये यूक्रेन का बड़बोलापन था जो ईयू तक तो सीमित था, लेकिन नाटो में गए, अब लड़िए यहाँ पर। अब यूक्रेन को तो छोड़ेगा नहीं रूस, जो फाइनल है। अब वहां के लोगों को सफर करना पड़ता है, वहां के लोग काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम उनके लोगों की भावनाओं इज्जत करते हैं, उनकी भावनाओं का, उनके सैनिकों को सैल्यूट करते हैं जो इतनी बहादुरी से लड़े वहां पर। आखिरी सांस तक उनके सैनिक लड़े। वहां पे जो आम नागरिक है वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है। ये और जो बेचारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो मेट्रो में या कहीं शेल्टर होम में जाके रह रहे हैं। लेकिन देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए, किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो। रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमको बड़ा कड़ा शब्द में बोलना पड़ता है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर यूक्रेन आज आंसू नहीं बहाएगा तो कल यूक्रेन की वजह से रूस को खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि नाटो धीरे धीरे पैर पसार रहा है। 15 देशों को तोड़ दिया नाटो ने, और उसके बाद उन 15 देशों में से सारे देशों को अपने में मिलाते आ रहा है। नाटो की जरूरत क्या है? आप 15-30 देश मिलकर किसी को मारेंगे यहाँ पर? तो यूक्रेन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि देश, हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है। देश तो बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान जिस कमरे में सोता है, बेड के जिस कोने पे सोता है, इंसान को वही कोना पसंद आता है। आप भी अपने कमरे में बेड पे किसी खास कोना पे सोते होंगे, आपको वही नींद आएगा। हर इंसान की मेंटेलिटी होती है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी देश की नीतियां कहाँ सही जा रही हैं। कई बार हमें कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं, तो ये चीजें होती है। कई बार देश को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए। हमारे ऊपर भी हमले हुए थे 26/11 जब ताज होटल पे हमला हुआ था, हम लोग भी चाहते थे पाकिस्तान पर हमला कर देते। पुलवामा हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, कारगिल पर हुआ था, हम लोग भी चाहते तो इस्लामाबाद पे घुस जाते। लेकिन उस वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी। अब क्या है, धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, धीरे धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा ना करे कि रूस जैसे देश से, इतने बड़े देश से दुश्मनी ले ले। अभी रूस का पूरा फुल प्लान क्या है? वो वायुसेना से भी हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है। वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को, और कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया तो। व्लादिमीर पुतिन का सीधा सा डिमांड है कि रूस, ये यूक्रेन और नाटो लिखित दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। रूस का दूसरा डिमांड है कि जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो एकदम इसकी राजधानी के पास नाटो सेना आके बैठी हुई है, इन्हें वापस विड्रॉल करे। अमेरिका ने यूरोप में जो परमाणु बम रखे हैं, इसे वापस ले जाए। ये व्लादिमीर पुतिन का है। हालांकि पुतिन का आंतरिक विरोध भी हो रहा है देश में, लेकिन इसे दबाने के लिए पुतिन काफी बेहतरीन ढंग से वेल ट्रेंड है। पुतिन का पूरा प्लान क्या है? वो यूक्रेन को इस एरिया से काट देंगे। इस एरिया से काट दिए, वो ऑलरेडी काट चुके हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। क्रीमिया में वही काट चुके हैं। अब ये है एक देश है जिसका नाम है मोल्डोवा। व्लादिमीर पुतिन क्या किए, बहुत पहले से प्लानिंग के तहत मोल्डोवा के इस क्षेत्र को विद्रोहियों द्वारा आजाद करा दिए हैं। इधर विद्रोही क्षेत्र है, ट्रांसनिस्ट्रिया नामक इस देश को बना दिए हैं यहाँ पर। अब उनका फुल प्लान है कि यहाँ से यहाँ ये एरिया को काट देंगे यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन धीरे धीरे एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा। और ये पूरी तरह से लैंड लॉक हो जाएगा, नीचे से कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे, ताकि इसकी नौसेना इधर, अक्सर नाटो की नौसेना इधर आ जाती थी। अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यू में उसकी सेना घुस चुकी है, रूस की सेना चारों ओर से घुस चुकी है। अब ये वेट एंड वॉच करेंगे लोग, जल्दी से जल्दी जोनेस्की जो है वहां पे वो सरेंडर कर दे। और रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है, कई देश मदद के लिए आए हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रूस के लिए भी है, जितने देर होगा युद्ध में उतने रूस के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। उसके ऊपर सैंक्शन जो है वो और ज्यादा लगते जाएंगे। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। जो गैस है उसके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम फिर 110-105 के पास चला जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। जो सनफ्लावर जिससे रिफाइन तेल वगैरह बनाए जाते थे, वो 80% आता था यूक्रेन से। यूक्रेन युद्ध में फंस चुका है, अब वो नहीं आएंगे। फिर से सरसों का तेल 200 से 250 रुपए लीटर के राउंड द फिगर जाने वाला है। दवाइयां यूक्रेन के लोगों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत उन लोगों को दवाइयां बेचता था। गेहूं के लिए एक चीज का प्रॉफिट यही है कि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक है। यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा भंडार था। यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसे कहते हैं स्टेपी, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, कि दुनिया में वो गेहूं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो गेहूं का इन लोग के पास प्रोडक्शन गिरेगा, जिस वजह से गेहूं के रेट बढ़ेंगे। तो भारत उन गेहूं को विदेश में बेच सकता है और इस तत्कालिक समय के लिए फायदा कमा सकता है। ये भारत के लिए एक मौका है, वो भी हाथ से मत चला जाए, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि रूस इसके लिए पहले से तैयार बैठा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बजट में जो पारित किया था उसको स्टेबल रखने की कोशिश किया। वहां पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार रखे गए हैं। वो सोने का प्रचुर भंडार रख चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर सबसे खतरनाक प्रतिबंध लगाया है, स्विफ्ट बैन लगा दिया। देखिए, दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं। अगर आप देश के अंदर ही पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको आईएफएससी कोड लगते हैं। आप अगर ध्यान देते होंगे, बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो आईएफएससी कोड लगा होगा। अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं पता है, बैंक से ट्रांसफर पैसा नहीं होगा। लेकिन ये आईएफएससी कोड किसी देश के अंदर ही होता है। हमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं भेजना है। लेकिन अगर हमें यहां से पैसा अमेरिका भेजना है तो उस समय आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा, उस समय स्विफ्ट कोड काम करेगा। जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, विदेश से सामान बेचते होंगे, आता होगा, उन लोगों को पैसे के लिए आईएफएससी कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती होगी। अमेरिका ने
यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस को क्या किया, स्विफ्ट कोड से हटा दिया। अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है। रूस में इंटरनल व्यापार तो होगा, लेकिन बाहरी व्यापार पर बैन लग जाएगा। हालांकि रूस चाहे तो रूबल में इसका व्यापार कर सकता है इजीली, रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। उसने रूस को इतना ना प्रतिबंधों से झोंक दिया था, इतना झोंक दिया था कि रूस अब एकदम उब गया था। कहा जाता है किसी को इतना ना डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। भारत के लिए समस्या है कि हमें बैलेंस लेके चलना है, ना हमें अमेरिका की ओर झुकना है, ना हमें रूस की ओर झुकना है। हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि क्वाड ग्रुप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, एक न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। यूएनओ में भी भारत ने एब्सटेन करके मत ना डाल के वो भी एक तरह के न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। G20 में भी भारत बहुत कुछ नहीं कहने वाला है रूस के खिलाफ। हमें बैलेंस लेके चलना है, अमेरिका के कहने पे हम लोग को नहीं आना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के कहने पे चले आएंगे तो रूस हम चाइना के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो भी देखेगा कि भैया आप अमेरिका के गुण गा रहे हो तो वो किसे पे गुण गाने लगेगा, चाइना का। और ये चाइना यही चाह ही रहा है, क्योंकि उधर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, यूक्रेन ले गया रूस, अब ताइवान लेके चला जाएगा चाइना, इसके बाद स्प्रेटले द्वीप लेगा, इसके बाद पैरासेल आइलैंड लेगा। ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा। अतः चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ देके चलना जरूरी है। तो हमें काफी मतलब बीच बचाव लेकर चलना।